एवरीवन, दिस इज सुभाष एंड स्वागत है आपका अगला सेम स्कूल में। आज अपन बात कर रहे हैं चैप्टर सम नेचुरल फिनोमिना फ्रॉम क्लास 8 साइंस। ऑलराइट, देखो यहां अपन डिस्कस करने वाले हैं कि अपने नेचर में कुछ ऐसे फिनोमिना होते हैं जिन पे अपना कंट्रोल नहीं होता है। जैसे बात करूं मैं लाइटनिंग का होना या अर्थक्वेक का आना या सुनामी का आना, है ना। तो ये सारे क्या कहलाएंगे? नेचुरल फिनोमिना। ऑलराइट, आज इस चैप्टर में अपन ये जानने वाले हैं कि इन सब फिनोमिना के पीछे साइंटिफिक रीजन क्या होता है। ऑलराइट, तो देखो पहले अपन बात करते हैं लाइटनिंग के बारे में कि लाइटनिंग क्यों होती है, लाइटनिंग का मीनिंग क्या होता है। तो देखो लाइटनिंग को समझने के लिए आप एक काम करो, आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब भी अपन स्वेटर को रिमूव करते हैं अपने से, तो स्वेटर को रिमूव करते टाइम पे क्या होता है कि वहां पे स्पार्क बनते हैं, है ना। और ये स्पार्क क्यों बनते हैं पहले अपन ये जानते हैं। देखो स्पार्क इसलिए बनते हैं कि जब भी आप स्वेटर को रिमूव करोगे तो वहां पे दो डिफरेंट चार्जेस क्या होंगे, अक्यूमुलेट होंगे, और उनके अक्यूमुलेट होने से वहां पे एक एनर्जी क्रिएट होता है और वही एनर्जी आपको स्पार्क की फॉर्म में देखने को मिलता है ना। तो देखो जो कहानी स्पार्क में हो रही है, स्पार्किंग में हो रही है, वही कहानी कहां पर होती है? लाइटनिंग में होती है। बस फर्क क्या होता है कि वो काफी लार्ज स्केल पे कहानी होती है। ऑलराइट, तो इसमें लिखो आप व्हेन मैसिव चार्जेस flow from one cloud to another cloud then they accumulate and generate huge amount of energy and this energy is known as lightning. This energy is known as lightning. So this will be definition of lightning. ऑलराइट, और ये लाइटनिंग का जो फिनोमिना है इसको एक्सप्लेन किया था एक साइंटिस्ट है बेंजामिन फ्रैंकलिन, है ना। इट इज एक्सप्लेन्ड बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये एक साइंटिस्ट का नाम है। ऑलराइट, अब देखो अभी मुझे ये मालूम पड़ रहा है कि लाइटनिंग में क्या होता है कि बहुत सारा अमाउंट ऑफ चार्ज क्या होगा, एक्यूमुलेट होगा, और एक्यूमुलेट होकर वहां पे बहुत सारा अमाउंट ऑफ हीट बनेगा, एनर्जी बनेगा, और वही एनर्जी आपको लाइट या साउंड की फॉर्म में दिखने को मिलता है, और उसी को अपन क्या बोलते हैं? लाइटनिंग बोलते हैं। अच्छा, ये मुझे समझ में आ गया यहां तक, है ना। अब देखो पहले अपन बात करते हैं कि ये चार्ज जो है ना, चार्ज यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है, इस चार्ज का मीनिंग क्या होता है कि व्हाट डज मीन बाई चार्ज या चार्ज ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, तो इसको नोट करें एंड इसके बाद में अपन देखते हैं कि चार्ज बॉडी क्या होती है, चार्ज ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, और चार्ज को पढ़ने के बाद में वापस से अपन लाइटनिंग की जो पूरी कहानी अपन डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो बीच में अपन पहले चार्ज पढ़ेंगे अपन इसमें कि चार्ज का मीनिंग क्या होता है। देखो कि कोई बॉडी चार्ज है या नहीं है, ठीक है ना। तो देखो चार्ज बॉडी दो टाइप की होती है, या तो होगी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, है ना, और या क्या होगी नेगेटिवली चार्ज बॉडी। ऑलराइट, तो यहां लिखो आप टाइप ऑफ चार्ज ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब अपने को कैसे मालूम पड़ेगा कि कोई ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं है? तो इसके लिए अपन एक काम करें, एक अपन एक्टिविटी करें कि एक बैलून लीजिए, है ना, और उस बैलून को आप दीवार से स्टिक करिए। तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि वो दीवार से स्टिक नहीं होगा, बट आप दोबारा से एक और काम करो कि उस बैलून को आप ले और अपने हेयर के अगेंस्ट उसको आप रब करो उस बैलून को, और उसके बाद में फिर से आप ये दोबारा ट्राई करो। तो आप वहां पे ये ऑब्जर्व करोगे कि अब की बार जो बैलून है वो दीवार से स्टिक हो जाएगा, है ना। बिफोर रबिंग वो बैलून दीवार से स्टिक नहीं हो रहा था, बट रबिंग करने के बाद में वो बैलून दीवार से स्टिक हो रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि उस बैलून पे चार्ज आ गया। वो बैलून जो पहले न्यूट्रल था, अब क्या हो गया, चार्ज हो गया, है ना। तो चार्ज जो है किसी बॉडी पे आना
चार्जिंग कैसे अपन कर सकते हैं? बाई रबिंग। तो नेचर में चार्ज बॉडी दो टाइप की हो सकती है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी या नेगेटिवली चार्ज बॉडी। अच्छा, इसके अलावा ये भी आप देखें, जैसे कि है ना, अपने बैलून लिया और बैलून को अपन ने दीवार से स्टिक किया, तो रबिंग करने के बाद में वो दीवार से स्टिक हो रहा था, है ना। या आप एक और काम करो कि एक और अपन एक्टिविटी यहां पर करते हैं, एक्टिविटी सेकंड। देखो इसमें अपन देखेंगे कि आप दो बैलून लीजिए आप, है ना, और दोनों बैलून को आप यहां पर एक रूप से आप उनको हैंग कर दीजिए स्ट्रिंग की हेल्प से। ये बैलून 1 है और ये बैलून 2 है ना। तो अभी आप ये ऑब्जर्व करोगे कि दोनों बैलून, है ना, स्टिक रहेंगे यहां पर। बट यदि अपन एक और काम करें कि इन दोनों बैलून्स को अपन यहां से रिमूव करके अपने हेयर के अगेंस्ट में उनको रब करें अपन, और वापस से उनको अपन यहां हैंग करें आफ्टर रबिंग, तो अब आप ये देखोगे यहां पर कि एक बैलून यहां आएगा और एक बैलून यहां पर आके सेपरेट हो जाएगा, है ना। तो देखो यहां पर इसका मीनिंग ये हुआ कि उन बैलून को रब करने के बाद में उन दोनों बैलून्स पे चार्ज आ गया, और दोनों बैलून पे चार्ज आ गया, इसीलिए दोनों बैलून्स एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, रिपल्सिव फोर्स लगा रहे हैं, और तभी उनके बीच में यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे सेपरेशन वहां पे बिल्डअप हो गया, ठीक है ना। तो ये इस वाली एक्टिविटी से मुझे ये मालूम पड़ रहा है कि हाँ, अब बॉडी पे चार्ज आ गया है। ये जो बैलून है अब क्या हो गया? चार्ज हो गया। और पहले ये जो बैलून था दैट वाज न्यूट्रल, पहले ये न्यूट्रल था, उस पर कोई चार्ज नहीं था, और अब इस बैलून पे चार्ज का अमाउंट कुछ ना कुछ तो आ गया है, ठीक है ना। तो ये ऑब्जेक्ट जो है, जो बैलून है, वो चार्ज ऑब्जेक्ट कहलाएगा, चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। या आप और काम ये कर सकते हो कि एक स्केल ले आप, है ना, और उस मीटर स्केल को आप अपने हेयर के अगेंस्ट आप रब करो आप। तो ये मान लो स्केल मान लिया अपन ने, और स्केल को यदि मैं रब करके हेयर से उसको, है ना, पेपर के पीस यहां रखो आप, है ना, यहां पर है पेपर के पीस रखे हुए हैं बहुत सारे ना, वेरी स्मॉल पेपर पीस यहां रखे हुए हैं। तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि ये जो स्केल है, मीटर स्केल जो है, वो इन पेपर के पीसेस को अपनी ओर खींच लेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगेन जो ये स्केल है वो क्या हो गया? आपका चार्ज्ड हो गया। दिस इज चार्ज्ड स्केल या चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये चार्ज्ड हो गया, ये भी चार्ज हो गए थे, तो कोई बॉडी चार्ज है या नहीं है ये अपने को यहां से मालूम पड़ रहा है, ठीक है, ऑलराइट। अब देखो आगे अपन पढ़ेंगे, ये नोट कर लिया आप, आगे अपन देखेंगे कि चार्जिंग बाई रबिंग, चार्जिंग बाई रबिंग, कि रब करने से, है ना, चार्जिंग क्यों होती है, कोई बॉडी चार्ज क्यों होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग का नाम रहेगा चार्जिंग बाई रबिंग, चार्जिंग बाई रबिंग। देखो रबिंग करने से एक यहां पे कहानी ये होती है कि एक ऑब्जेक्ट के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो दूसरे ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर हो जाएंगे, है ना। तो जैसे मान लो कि मेरे पास में दो ऑब्जेक्ट है, एक मान लो यहां पर है और एक मान लो यहां पर है। जब इन दोनों ऑब्जेक्ट को मैं एक दूसरे के अगेंस्ट में रब करूंगा, तो रब करने से ये पॉसिबिलिटी बनती है कि इसका इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ के यहां ट्रांसफर हो जाए, और यदि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर हो गया तो इस बॉडी का चार्ज हो जाएगा नेगेटिव का, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन आया है, और इस बॉडी का चार्ज क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है ना। तो ये कहानी होती है चार्ज करने की, कि रब करने से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर होने से बॉडी चार्ज हो जाएगी, ठीक है, ओके, ऑलराइट। तो इसमें लिखो आप बाई रबिंग, बाई रबिंग इलेक्ट्रॉन्स गेट ट्रांसफर्ड, electrons gets transferred from one object to another object, hence body get charged, all right। तो रबिंग करने के पीछे का रीजन ये होता है कि बॉडीज के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ट्रांसफर होंगे, और इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर होने से एक बॉडी पॉजिटिव हो जाएगी, दूसरी बॉडी आपकी नेगेटिव हो जाएगी, है ना। जिस बॉडी को इलेक्ट्रॉन मिलेगा वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, और जहां से इलेक्ट्रॉन गया है ना, वो बॉडी आपकी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, ऑलराइट। अच्छा, इसके बाद में आप ये और देखो कि चार्जेस में या चार्ज बॉडीज में इंटरेक्शन क्या होता है ना, इंटरेक्शन करना कैसे होगा। तो इसके लिए आप एक पॉइंट याद रखो कि लाइक चार्जेस रिपेल, कि यदि दो बॉडीज मेरे पास में, दो ऑब्जेक्ट है, और दोनों ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज है वो सेम नेचर का हो,
है ना। तो उस केस में वहां क्या बनेगा, रिपल्सिव फोर्स वहां बनेगा, रिपेल करेंगे। और यदि अनलाइक चार्जेस है तो अनलाइक चार्ज बॉडी या अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स। ये भी थ्योरी आप याद रखें, है ना। जैसे मैं यहां पे बात करूं कि एक बॉडी मान लो पॉजिटिवली चार्ज है और एक बॉडी मान लो नेगेटिवली चार्ज है, तो अभी इन दोनों बॉडीज को यदि मैं पास में लेके आऊंगा तो यहां पे एक फोर्स काम करेगा और वो कैसा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा कि ये बॉडी इस साइड में अट्रैक्ट होगी और ये बॉडी आपकी इस साइड में अट्रैक्ट होगी। यदि मैं यहां की बात करूं तो जैसे मान लो कि एक बॉडी प्लस की है और ये बॉडी मान लो कैसी है, प्लस की है, तो अभी मैं क्या बोलूंगा कि दोनों बॉडीज पे चार्ज कैसे हैं, अपने लाइक चार्जेस है। अब यदि लाइक चार्जेस होंगे तो ये इसको रिपेल करेगी और ये इस साइड में रिपेल होगी। ऑलराइट, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखें कि लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स। ऑलराइट, इसको नोट करें। आगे अपन बात करेंगे ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज, है ना, कैसे चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होगा, है ना, ट्रांसफर ऑफ चार्ज। ठीक है, देखो नेक्स्ट हेडिंग का नाम रहेगा ट्रांसफर ऑफ चार्ज, ट्रांसफर ऑफ ए चार्ज। ऑलराइट, देखो ट्रांसफर ऑफ चार्ज को समझने के लिए एक डिवाइस समझेंगे अपन पहले, और डिवाइस का नाम होगा इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप, है ना। इसको मैं लिखाऊंगा आपको कि इट इज ए डिवाइस which can detect and measures चार्जेस। ऐसा डिवाइस जो चार्जेस को डिटेक्ट कर ले और कितना अमाउंट ऑफ चार्ज उसको मेजर कर दे, है ना, उस चीज को अपन बोलते हैं, उस डिवाइस का नाम क्या होगा, इलेक्ट्रोस्कोप, है ना। और इसी को समझते हुए अपन ये भी समझेंगे कि चार्जेस कैसे ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ऑलराइट, तो देखो इलेक्ट्रोस्कोप बनाते हैं अपना, तो इसको देखो बनाने के लिए अपन एक काम करें कि आप एक एम्प्टी जार बोतल ले, आप ये एक एम्प्टी जार बोतल है ना, ये बोतल मान ली अपन ने यहां पर, और इस बोतल पे यहां पे ये एक इसका कैप होगा, ढक्कन होगा यहां पर, और यहां पर एक ग्लास की रोड होगी, है ना, या ये है कोई कंडक्टिंग रोड है, मेटेलिक रोड है ना। तो ये है मेटेलिक रोड, ये वाली, ठीक है। और ये एम्प्टी जार बोतल है, जार बोतल, ठीक है। और इसके बॉटम पॉइंट से, इस बॉटम एंड पर आप एक काम करिए, दो एल्यूमिनियम की स्ट्रिप यहां पे हैंग कर दो आप। तो एक स्ट्रिप ये है एल्यूमिनियम की, है ना, एक स्ट्रिप तो यहां पर है ये वाली, ठीक है, ये है स्ट्रिप, और एक स्ट्रिप मान लो यहां पर है ये वाली। तो दीज आर एल्यूमिनियम स्ट्रिप, एल्यूमिनियम स्ट्रिप या फॉइल, है ना। ऑलराइट, ओके। अब देखो इसके बाद में आप एक और काम करिए कि यहां पर एक आप ऑब्जेक्ट लीजिए, ये एक अलग से ऑब्जेक्ट है जो चार्ज्ड है, जो ऑलरेडी क्या है, चार्ज हो रखा है। तो ये है चार्ज्ड ऑब्जेक्ट या रोड, चार्ज ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यदि आप एक यहां पे एक्टिविटी ये करोगे कि यदि इस चार्ज ऑब्जेक्ट को इस ग्लास की रोड से आप टच करोगे, इस मेटेलिक रोड से आप टच करोगे, इसको यहां पर टच करोगे, तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि इसका चार्ज जो है वो इस ग्लास के रोड पे आएगा, और ग्लास के रोड की हेल्प से इस मीडियम से होते हुए वो चार्ज इन एल्यूमिनियम की स्ट्रिप पे आ जाएगा, और यहां आके वो अक्यूमुलेट हो जाएगा, यहां आके वो जमा हो जाएगा। तो ये स्ट्रिप जो स्ट्रिप्स है वो पहले इस पोजीशन में थी, ऐसे बिल्कुल दोनों साथ में अटैच थी यहां पर दोनों स्ट्रिप। बट अब देखो इसको टच करने से क्या होगा, इसको यहां पर टच करेंगे तो इसका चार्ज यहां से यहां ट्रांसफर हुआ, है ना, ग्लास रोड के ऊपर, और इस ग्लास रोड के थ्रू वो चार्ज पार्टिकल्स या चार्ज कहां पहुंच गया, इन एल्यूमिनियम की फॉइल पे। और यदि यहां पर चार्ज आएगा तो यहां पे दोनों फॉइल के ऊपर, दोनों स्ट्रिप के ऊपर सेम चार्ज आएगा, सेम नेचर का चार्ज आएगा, और सेम चार्ज आएगा तो अपन ने अभी भी पढ़ लिया कि लाइक चार्जेस रिपेल, और उसकी वजह से ऐसा होने से ये स्ट्रिप जो है वो दोनों ओपन अप हो जाएगी, यहां से ओपन अप। तो इनका जो पोजीशन है वो अब कुछ ऐसा बन जाएगा कि एक यहां आ जाएगी और एक यहां आ जाएगी। तो जो एल्यूमिनियम की स्ट्रिप पहले बिल्कुल ऐसे रेस्ट पर थी, है ना, इस रोड को यहां टच करने से दोनों एल्यूमिनियम की जो स्ट्रिप है वो ओपन अप हो जाएगी ऐसे। इसके पीछे का रीजन ये होगा कि चार्ज जो है वो यहां से यहां ट्रांसफर हुआ, और वही चार्ज यहां से कुछ यहां पर आया और कुछ यहां पर आया।
तो दोनों स्ट्रिप पे चार्ज क्या आएगा, सेम नेचर का आएगा, सेम नेचर का। और सेम नेचर का चार्ज आने की वजह से यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स काम करेगा, और रिपल्सिव फोर्स काम करने की वजह से ये जो दोनों स्ट्रिप है वो एक दूसरे को रिपेल करेगी, और इनकी जो पोजीशन है वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, है ना। तो ये पूरी कहानी है ट्रांसफर ऑफ चार्ज की, कि चार्ज में ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। चार्ज ट्रांसफर हो सकता है जैसे यहां पे हो रहा है कि चार्ज ऑब्जेक्ट से पहले रोड के ऊपर और रोड से फिर एल्यूमिनियम की फॉइल के ऊपर, है ना। और देखो इस पूरे सेटअप ने, इस पूरे डिवाइस ने ये मालूम कर लिया कि यहाँ पे चार्ज आ गया है, चार्ज को डिटेक्ट कर लिया है। क्योंकि यदि यहाँ पे डेविएशन आएगा, यदि यहाँ पे डिफ्लेक्शन आएगा, कुछ भी यहाँ पे सेपरेशन आएगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों क्या होगी, चार्ज हो गई है, चार्ज का ट्रांसफरिंग हो गया है। तो इस डिवाइस का नाम क्या होता है, इलेक्ट्रोस्कोप। और इससे अपने को ये मालूम पड़ता है कि चार्ज डिटेक्ट हुआ या नहीं हुआ, चार्ज वहां पर है या नहीं है। ऑलराइट, ये आप नोट कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसके बाद में अपन एक और चीज यहां पढ़ने वाले हैं, और वो है अपनी अर्थिंग। अर्थिंग के नाम से आप पहले से आप फेमिलियर होंगे कि अर्थिंग अपन घर में भी करते हैं। तो आज अपन ये जानने वाले हैं कि अर्थिंग का मीनिंग क्या होता है ना। बेसिकली अर्थिंग में होता क्या है। ऑलराइट, तो नेक्स्ट हेडिंग का नाम लगाओ आप अर्थिंग। ऑलराइट, अर्थिंग, ठीक है। देखो अर्थिंग को समझने के लिए जैसे एक काम करो, आप पहले इसको लिखो आप कि इट इज ए प्रोसेस, इट इज ए प्रोसेस in which charges flow from one object to ground या अर्थ टू ग्राउंड। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें अमाउंट ऑफ चार्ज क्या होगा, किसी ऑब्जेक्ट से ग्राउंड में ट्रांसफर हो जाएगा, है ना। जैसे मान लो कि मेरे पास में यहां पर, जैसे लेट सपोज कि जो अभी अपन ने एक्सपेरिमेंट किया था, एक्टिविटी की थी, वहां पर आपने ये देखा था कि दो फॉइल थी एल्यूमिनियम की जो ऐसे रिपेल हो गई थी, है ना। अब ये एल्यूमिनियम की फॉइल है जो चार्ज हो चुकी है, जो चार्ज्ड है, ठीक है ना, चार्ज्ड एल्यूमिनियम फॉइल, है ना। तो इनको यदि मैं अपने हाथ से टच करूंगा, इन सिस्टम को, इस फॉइल को यदि मैं हाथ से टच करूंगा, तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि वापस से ये जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी, कि ऐसी थी पहले और वापस से ऐसी हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। अब ऐसा क्यों हुआ उसको समझते हैं, इसके पीछे की कहानी होगी अर्थिंग। तो क्या हुआ होगा यहाँ पे कि जैसे ही आपने इसको टच किया होगा, तो टच करते ही इनका जो चार्ज है वो इनको छोड़ के आपकी बॉडी में आ गया। और बॉडी क्योंकि आपकी अर्थ से, है ना, कॉन्टेक्ट में है ना, आपका बॉडी जो है अर्थ से कांटेक्ट में है, तो वो चार्ज फिर आपकी बॉडी से अर्थ में ट्रांसफर हो गया। तो चार्ज इससे पहले आपकी बॉडी में आया और बॉडी के बाद में वो अर्थ में चला गया। तो इस पूरी कहानी का नाम क्या होता है, अर्थिंग, है ना। तो इसीलिए अपन घर में अर्थिंग करते हैं कि यदि किसी टाइम पर चार्जेस ओवरलोड हो जाएंगी, चार्जेस के ओवरलोड होने पर वो चार्जेस को अर्थ के अंदर ट्रांसफर कर देती है अर्थिंग की हेल्प से, है ना। तो अर्थिंग अपन इसीलिए काम में लेते हैं, और यदि ऐसा हो गया तो अपन किसी भी, है ना, रिस्क से अपन बच जाएंगे यहां पर। ऑलराइट, इसको नोट कर लिया आप। तो अर्थिंग इज नथिंग दैट इज ए सिंपली प्रोसेस इन विच चार्जेस फ्लो फ्रॉम ए चार्ज ऑब्जेक्ट टू ग्राउंड, दैट प्रोसेस इज नोन एज अर्थिंग। ऑलराइट, अब इतना करने के बाद में वी आर गोइंग टू बैक आवर ओरिजिनल टॉपिक लाइटनिंग, क्योंकि आप याद करो कि अपन लाइटनिंग पढ़ रहे थे, ठीक है। तो वापस से अपन लाइटनिंग पे आते हैं और उसको अपन डिटेल में अपन पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो अब लिखो आप स्टोरी ऑफ लाइटिंग, स्टोरी ऑफ लाइटनिंग, स्टोरी ऑफ लाइटनिंग, ठीक है। वापस से दोबारा से इन डिटेल देखो, थोड़ा बहुत तो मुझे इसका आइडिया पहले से ही है कि लाइटनिंग में क्या होगा कि अमाउंट ऑफ जो चार्ज होगा वो एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड में ट्रांसफर हो जाएगा, है ना। तो पहले आप ये ध्यान रखो कि क्लाउड्स कैरी चार्जेस, क्लाउड्स कैरी चार्ज, क्लाउड्स में चार्ज होता है। अब ये चार्ज क्लाउड्स में कहां से आता है, तो उसके लिए देखो आप कि क्लाउड्स जब मूव करते हैं, है ना, जब क्लाउड स्लाइडिंग करेंगे एक दूसरे के ऊपर, तो वहां पे ड्यू टू रबिंग, क्लाउड्स में रबिंग होने की वजह से
वो क्लाउड्स जो होंगे दैट बिकेम चार्ज, है ना, चार्ज बन जाएंगे। तो देखो बेसिकली होता है, जैसे मान लो कि ये ग्राउंड सरफेस है, ये मान लो ग्राउंड की सरफेस है, ठीक है। तो मैं आपको ये बोलूं कि अपर एंड में अपर क्लाउड जो होते हैं, अपर क्लाउड, ये अपर क्लाउड मान लो आप, इनमें चार्ज होता है पॉजिटिवली, दीज आर पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज। और जो यहां से नीचे के जो होंगे क्लाउड्स वो होते हैं नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, यहां पे चार्ज नेगेटिव होगा। और सरफेस के ऊपर चार्ज जो होता है वो होता है पॉजिटिव का। ऐसा कुछ कहानी होती है ना, ऐसे कुछ कहानी होती है कि जो अपर मोस्ट क्लाउड है, काफी हाइट पे होते हैं, वो जनरली कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और जो मिड वाले होंगे नेगेटिव होंगे, और ग्राउंड का जो सरफेस है दैट इज पॉजिटिव। ऑलराइट, अब देखो कि जब भी ये क्लाउड मूव करते होंगे ना, जैसे यदि ये क्लाउड है ना यहां से यहां मूव कर जाए, या ये क्लाउड यहां से अर्थ पे मूव कर जाए, तो आप देख पा रहे हो कि ये जब यहां मूव करेगा तो ये चार्जेस जो होंगे दैट विल बी न्यूट्रलाइज, है ना, दिस विल बी न्यूट्रलाइज। और इनके न्यूट्रलाइज होने से यहां पर एक अमाउंट ऑफ एनर्जी बनेगा, और वो एनर्जी इतना ज्यादा होता है कि वो आपको लाइटनिंग की फॉर्म में आपको देखने को मिलता है ना। तो बस यही होता है लाइटनिंग में कहानी, कि लाइटनिंग की स्टोरी यही होती है कि यहाँ पे क्लाउड्स जब मूव करेंगे, स्लाइडिंग करेंगे, तो वो उनके चार्जेस जो होंगे वो अक्यूमुलेट हो जाएंगे, और उनके अक्यूमुलेट होने से वहां पर बहुत सारा अमाउंट ऑफ एनर्जी बनेगा, और वही एनर्जी आपको साउंड या लाइट की फॉर्म में देखने को मिलता है, जिसको अपन लाइटनिंग बोलते हैं। ऑलराइट, इसको आप नोट करें। अच्छा देखो, लाइटनिंग हमेशा है ना हाइट पे ही नहीं होती है, कई बार लाइटनिंग सरफेस के आसपास भी होती है। जैसे मान लो कि यदि ये वाला क्लाउड इनसे मीट करे, यदि ये वाला क्लाउड का जो है वो इससे मीट करेगा, तभी भी वहां पे चार्ज अपने अक्यूमुलेट होंगे, और चार्ज के अक्यूमुलेट होने से वहां पर एनर्जी क्रिएट होगा, और वही एनर्जी आपको लाइटनिंग के फॉर्म में दिखने को मिलेगा। तो लाइटनिंग में अकर नियर दी सरफेस ऑफ अर्थ ऑल्सो, लाइटनिंग में अकर नियर दी सरफेस। ओके, तो देखो इसमें लिखो आप इसकी स्टोरी के अंदर पूरा, इसमें आप लिखो कि द रैपिड फ्लो ऑफ चार्जेस, है ना, ऑफ चार्जेस थ्रू एयर, है ना, फ्रॉम थ्रू एयर, फ्रॉम वन cloud to another oppositely charged cloud is known as electric discharge और लाइटनिंग। ऑलराइट, तो एक क्लाउड का दूसरे क्लाउड से मीट करना, है ना, और वहां पे जब वो मीट करेंगे तो वो डिस्चार्ज हो जाएंगे, और डिस्चार्ज होते ही वहां पे एनर्जी क्रिएट होगी, और वही एनर्जी जो होती है दैट इज नोन एज लाइटनिंग। ऑलराइट, इसको आप नोट कर ले। अब अपन बात करने वाले हैं कि अपन कैसे अपन लाइटनिंग से अपन सेफ हो सकते हैं, कैसे अपन बच सकते हैं, है ना। प्रिकॉशंस, कि क्या क्या अपन प्रिकॉशंस अपन काम में ले कि लाइटनिंग अपने को कम से कम अपने को इफेक्ट करे, कम से कम अपने लॉस करे, ठीक है ना। तो देखिए एक बार, नेक्स्ट है लाइटनिंग एंड सेफ्टी। देखो लाइटनिंग के टाइम पे दो पॉसिबिलिटी बनती है, दो केस बनेंगे कि या तो आप घर के अंदर होंगे या आप घर के बाहर होंगे। बेटर तो ये रहता है कि आप घर के अंदर रहो, है ना, घर के अंदर रहो। तो देखो इसमें आप फर्स्ट पॉइंट लिखो, आप ट्राई टू गो इंडोर, कि यदि आप बाहर हो तो आप रश करो, वहां से दौड़ो आप, और ट्राई करो कि आप घर के अंदर आ जाओ, क्योंकि घर जो आपका होगा, घर के जो अंदर का जो एनवायरनमेंट होगा दैट इज मोर सेफर, है ना, कंपेरेटिवली आउटसाइड। ऑलराइट, इसके अलावा देखो नेक्स्ट देखो आप कि यदि आप कार में हो, यदि आप कार ड्राइव कर रहे हो, तो उस टाइम पर अपने जो कार के ग्लास है वो आप क्लोज कर दो आप, है ना। ऑलराइट, तो वाइल ड्राइविंग
वाइल ड्राइविंग, है ना, क्लोज द विंडो ऑफ कार, क्लोज द विंडो ऑफ कार, ठीक है। और या इसके अलावा देखो आप, यदि आप इसके अलावा देखो आप डोंट टेक बाथ, डोंट टेक बाथ, लाइटनिंग के ड्यूरिंग आपको बात लेना नहीं चाहिए, आपको नहाना नहीं चाहिए, क्योंकि देखो लाइटनिंग सबसे ज्यादा बताओ कहां प्रोन करती है, वाटर के अंदर, है ना। तो यदि आप बाथिंग कर रहे होंगे, आप नहा रहे होंगे, तो उस टाइम पर ज्यादा रिस्की हो जाएगा आपके लिए, ठीक है, बिकॉज पानी में चार्जेस सही से मूव करते हैं, फास्टली मूव करते हैं, तो लाइटनिंग में इफेक्ट यू मोर। ऑलराइट, देखो इसके अलावा अवॉइड, है ना, लार्ज ट्रीज। अब यदि आप लाइटनिंग के टाइम पे किसी पेड़ के नीचे हो तो उससे आप दूर हो जाओ आप, क्योंकि देखो पेड़ पे लाइटनिंग गिरने से पेड़ टूट सकता है, और पेड़ यदि टूट गया, ट्री यदि टूट गया, तो वो आपको हार्म कर सकता है। ऑलराइट, ये इसके अलावा नेक्स्ट लिखो आप अनप्लग ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, अनप्लग ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, क्योंकि देखो यदि अप्लायंसेज आपके प्लग्ड रहेंगे तो वहां पे करंट फ्लो कर सकता है वहां पर, और करंट फ्लो करने से आप हार्म हो सकते हो आप, इसलिए सारे जो है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज उनको आप अनप्लग कर दो आप। तो दीज आर सम बेसिक थिंग्स विच यू कैन डू, है ना, ड्यूरिंग लाइटनिंग। ऑलराइट, अच्छा देखो अब इसके बाद में अपन पढ़ते हैं, ये आप नोट कर ले आप, ये सेफ्टी अपने प्रिकॉशंस है जो अपन कर सकते हैं लाइटनिंग से कम, है ना, हार्म होने के लिए। आगे देखो इसमें आप, अब लाइटनिंग के रिगार्डिंग जो लास्ट टॉपिक है वो देखो आप, लास्ट टॉपिक का नाम है लाइटनिंग कंडक्टर, लाइटनिंग कंडक्टर। ऑलराइट, लाइटनिंग कंडक्टर, देखो कंडक्टर, देखो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो अपने घर होते हैं, है ना, जो बिल्डिंग होती है वो आजकल मॉडर्न टेक्निक यूज करके बनाई जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो कि ये बिल्डिंग है, मान लो बड़ी सी, है ना, ठीक है, ये कोई बिल्डिंग है, घर है, ठीक है। अब जब इसको अपन बना रहे हैं घर को, उस टाइम पे आप ध्यान रखो कि इसके किसी भी एक एज पर, किसी भी एक किनारे के ऊपर आप एक बड़ा सा एक यहाँ पे आप एक कंडक्टर लगा दो आप, ये रोड है, कंडक्टिंग रोड है, ये वाली ये रोड है यहाँ पर, जिसकी हाइट क्या होगी, बिल्डिंग की हाइट से कुछ ज्यादा होगी, इसको बोलते हैं लाइटनिंग कंडक्टर। इसका नाम क्या होगा, लाइटनिंग कंडक्टर, है ना। आजकल घरों में ये यूज कर रहे हैं लाइटनिंग से प्रिवेंट होने के लिए, बचने के लिए, ठीक है। देखो इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि जब भी लाइटनिंग होगी इन फ्यूचर, जब भी लाइटनिंग होगी तो देखो पहले लाइटनिंग तो कहां पे होगी, इसके इस एंड पे होगी, क्योंकि ये एंड जो है इस, है ना, घर के लेवल से ऊपर है, तो यदि लाइटनिंग होगी तो पहले किसको इफेक्ट करेगी, इस वाले पार्ट को, और यदि लाइटनिंग यहां गिरती है तो जितना भी चार्जेस वहां पे होगा वो सारा का सारा चार्ज जो होगा इस रोड की हेल्प से, इस मीडियम से होते हुए कहां आके इकट्ठा हो जाएगा, ग्राउंड के अंदर, है ना। तो लाइटनिंग यदि होगी तो घर पे लाइटनिंग बाद में पहुंचेगी, पहले लाइटनिंग कहां होगी, इसके ऊपर आएगी, रोड के ऊपर, जिसको अपन क्या बोलते हैं, लाइटनिंग कंडक्टर। और यदि लाइटनिंग यहां पे अकर होगी तो जितना भी चार्ज यहां पे इकट्ठा होगा वो सारा का सारा चार्ज यहां से कहां जमा हो जाएगा, अर्थ के अंदर। तो आपका जो घर है, जो बिल्डिंग है, वो लाइटनिंग से प्रिवेंट हो गया, बच गया, है ना, हार्म नहीं हो पाएगा। ऑलराइट, तो ये होता है लाइटनिंग कंडक्टर, है ना। तो इसमें लिखो आप, इट इज ए डिवाइस which is used to prevent lightning, ये डिवाइस होती है, एक रोड होती है सिंपली ना। ऑलराइट, है ना। और एक और पॉइंट देखो इसमें आप, एक पॉइंट इसमें ये हो सकता है कि इस कंडक्टर की जो हाइट है दैट शुड बी मोर देन द हाइट ऑफ बिल्डिंग, क्योंकि यदि इसकी हाइट बिल्डिंग की हाइट के बराबर होगी तो उस टाइम पर लाइटनिंग यहां पर हो जाएगी, है ना। तो अपन चाहते हैं कि लाइटनिंग इसके टॉप एंड पे हो जाए, तो अपन, है ना, हमें कोई दिक्कत नहीं उस चीज से, क्योंकि पूरा जो चार्ज होगा वो यहां से यहां कनेक्ट हो जाएगा, यहां आके इकट्ठा हो जाएगा, है ना। ऑलराइट, तो इसमें लिखो आप, हाइट या लेंथ ऑफ कंडक्टर शुड बी मोर देन
more than height of building. Height of a building. So these are some basic things which we can use to prevent lightning. All right, ये नोट कर ले. आगे अपन बात करेंगे जो सेकंड फिनोमिना है उसके बारे में, दैट इज अर्थक्वेक, है ना. ऑल राइट, देखो इसको आप एक बार नोट करिए इसको. ओके, देखो अपन आगे बात करने वाले हैं द सेकंड फिनोमिना दैट इज अर्थक्वेक. अब देखो अर्थक्वेक में क्या होता है, लाइटनिंग की तरह काफी डिजास्टर होता है, काफी हार्मफुल होता है. तो देखो अभी अपन यहां बात करने वाले हैं कि अर्थक्वेक क्यों आता है, अर्थक्वेक आने के पीछे जो साइंटिफिक रीजन है वो अपन डिस्कस करेंगे. ऑलराइट, अच्छा इतना आप जानते हो कि अर्थक्वेक क्या होता है. अर्थक्वेक के ड्यूरिंग बेसिकली ये होता है कि जो अपनी ग्राउंड जो है, जो आउटर मोस्ट लेयर जो है अर्थ की, दैट स्टार्ट शेकिंग एंड ट्रेम्बलिंग. और शेकिंग करने से बड़ी बड़ी बिल्डिंग क्या हो जाती है, फॉल डाउन होती है और उससे अपने को नुकसान होता है. तो दैट इज अर्थक्वेक. तो पहले अपन लिखते हैं इसके बारे में. इट इज सडन मूवमेंट ऑफ Earth's outermost surface, जिसको अपन बोल सकते हैं क्रस्ट is called earthquake. It means कि during the earthquake the ground will start to shaking. All right, तो यहां देखो इसमें है ना, it is simply shaking or trembling of crust. ऑल राइट, अच्छा अब देखो इसमें अपन आगे बात करते हैं कि अर्थक्वेक कब आया था. तो आपको याद होगा कि अर्थक्वेक जो है वो गुजरात में आया था, है ना, और इससे पहले ये कश्मीर में आया था. तो अर्थक्वेक काफी डिजास्टर होता है. ऑल राइट, अच्छा अब देखो आगे अपन इसमें बात करेंगे कि अर्थक्वेक क्यों आता है ना. तो उसको समझने के लिए, अर्थक्वेक के कोज को समझने के लिए पहले अपन ये समझेंगे कि जो अर्थ का स्ट्रक्चर है ना, इनर जो पार्ट होता है वो कैसा होता है. तो पहली बात तो जो आपको अर्थ दिखता है बाहर से, है ना, वैसा हर जगह पे नहीं होता. अर्थ जो है वो लेयर बाय लेयर होता है कि इसके ऊपर एक लेयर होती है, उसके अंदर एक लेयर होगी, उसके अंदर एक और लेयर होगी और लास्ट में एक और लेयर होगी. लाइक ऑनियन, यदि आप ऑनियन को आप छीलोगे, आप प्याज को आप छीलते हो तो आप वहां देखते हो कि वहां पे लेयर बाय लेयर वहां पे बहुत सारी वहां पे सरफेस होती है. तो सेम कहानी अर्थ की भी होती है. अब देखो इसमें जो आउटर मोस्ट लेयर होती है जिसपे अपन लोग रहते हैं, अपन जो अपने को दिखता है उसको अपन बोलते हैं क्रस्ट. उसका नाम क्या होगा, क्रस्ट होगा. ऑल राइट, और उसके बाद में जो सेकंड लेयर होती है क्रस्ट के नीचे उसको बोलते हैं मेंटल. और उसके बाद में एक और लेयर आएगी उसको अपन बोलेंगे आउटर कोर. एंड जो लास्ट में सेंटर पे होगी उसको अपन बोलेंगे इनर कोर. तो ऐसे अर्थ के 3-4 लेयर होती है. ऑल राइट, और देखो अब अपन यहां बात करने वाले हैं कि जैसे ये क्रस्ट है, इसका थिकनेस जो होता है दैट इज अप्रोक्स 30 किलोमीटर. ऑलराइट, और जो मेंटल जो होता है उसका जो थिकनेस होगा ना वो होता है अप्रोक्स 1200 किलोमीटर. 1200 किलोमीटर. ऐसे ये वाला जो पार्ट होगा उसका थिकनेस होता है अप्रोक्स 2400 किलोमीटर होता है. तो ऐसे हर लेयर के हर पोर्शन का जो थिकनेस होता है वो डिफरेंट होता है. ऑलराइट, अच्छा अब देखो इसमें एक और चीज आप देखो इसमें कि जो क्रस्ट जो होता है, जो आप देखते हो आउटर मोस्ट पार्ट, वो बिल्कुल कॉन्टिन्यूस नहीं होता है, वो एक ही पीस नहीं होता है. जैसा आप देखते हो वैसा नहीं होता है हर जगह पर. इस क्रस्ट का 71% पोर्शन तो वाटर में, है ना, उसके ऊपर वाटर रहता है. क्रस्ट के 71% पार्ट पे क्या होगा, वाटर होगा. और ये क्रस्ट जो होता है दैट इज नॉट ए कॉन्टिन्यूस पार्ट, दैट इज नॉट अ सिंगल पीस, दैट इज ब्रेक ऑफ इनटू फ्रेगमेंट्स, इनटू पीसेस. ऑल राइट, तो इसको आप नोट करें एक बार के लिए. और देखो अभी अपन देखेंगे कि जो क्रस्ट की जो बहुत सारे फ्रेगमेंट्स है, जो बहुत सारे पीसेज हैं, जिनको अपन बहुत सारे, है ना, लेयर बोल सकते हैं, वो जो फ्रेगमेंट है वो हमेशा मोशन में रहते हैं, वो एक के ऊपर एक ऐसे मूव करते हैं. ऑल राइट, लेकिन देखो जब भी अर्थक्वेक आएगा उस टाइम पर क्या होता है कि वो जो लेयर जो होती है, जो फ्रेगमेंट जो होते हैं वो टकराते हैं बहुत जोर से. तब क्रस्ट का जो बहुत सारी लेयर है, बहुत सारे फ्रेगमेंट है, दीज आर ऑलवेज इन मोशन. बट जब भी ये, है ना, टकराएंगे बहुत जोर से तो उस टाइम पर वहां पे एक बहुत बड़ा शॉक बनेगा, झटका बनेगा. और वही झटका जो होता है वो अपने को अर्थक्वेक के रूप में देखने को मिलता है. ऑल राइट, तो ये आप नोट करें इस चीज को. ओके, अब देखो इसमें आप आगे एक आधे पॉइंट इसमें आप और लिखो
कि क्रस्ट इज नॉट ए सिंगल पीस, क्रस्ट इज नॉट ए continuous piece or layer that is break into several fragments, all right। तो जो क्रस्ट है वो मतलब कि इवन नहीं होता है, वो अनइवन होता है कि कहीं पर है ना वो अलग टाइप का होगा, कहीं पर वो अलग टाइप का होगा। तो ये क्रस्ट जो है वो बहुत सारे पार्ट्स में है ना मिलके बना होता है, और हर पार्ट को अपन बोलते हैं फ्रेगमेंट, या आगे लिखो आप दीज फ्रेगमेंट्स आर known as tectonic plates, all right, tectonic plates। और whenever these tectonic plates are start moving, जब भी ये प्लेट्स स्ट्राइक करेगी है ना, तो उस टाइम पर वहां पे एक बहुत बड़ा शॉक बनेगा, झटका बनेगा, और वही झटका जो है वो अपने को अर्थक्वेक के रूप में देखने को मिलता है, all right। तो इसको नोट करिए आप, आगे मूव करते हैं अपन। आगे देखो इसमें अपन बात करने वाले हैं कि अर्थक्वेक का जो पावर जो होता है, इंटेंसिटी जो होता है, उसको अपन कैसे उसको मेजर करने वाले हैं, और वो किस टर्म्स में अपन मेजर करेंगे अपन, ठीक है। तो इसमें लिखो आप द पावर ऑफ अर्थक्वेक, कि अर्थक्वेक कितना ज्यादा आया था है ना, उसका अमाउंट कितना है, वो कितना डिजास्टिंग हो सकता है। तो देखो इसमें आप द पावर ऑफ अर्थक्वेक is measured in terms of richer scales, ठीक है। तो अर्थक्वेक कितना इंटेंस था, अर्थक्वेक कितना डिजास्टिंग हो सकता है, उस चीज को देखने के लिए उसका जो मेजरमेंट होता है वो किस टर्म्स में होगा, इन टर्म्स ऑफ रिचर स्केल्स। अच्छा, अब देखो आप ध्यान रखो कि अर्थक्वेक की जो रिचर स्केल है ना, वो 0 से लेके 10 तक लाई कर सकती है, कि या तो उसका जो वैल्यू है, जो इंटेंसिटी वो 0 होगा, या इस स्केल का वैल्यू कितना आएगा आपका 10 आएगा। और ये ध्यान रखिए आप कि यदि अर्थक्वेक का जो रिचर स्केल है वो 7.5 से ज्यादा हो, मोर देन 7.5, ऑलराइट, यदि जो रिचर स्केल है RS वो यदि 7.5 वैल्यू से बड़ी हो, तो दैट मे बी वेरी डिजास्टर। और यदि इसका वैल्यू 7.5 से कम होता है तो वो इतना है ना, इतना हार्मफुल नहीं होता है, ऑलराइट, ओके। आगे देखो इसमें आप जो गुजरात में जो अर्थक्वेक आया था उसका जो रिचर स्केल है ना, वो 7.5 से भी है ना ज्यादा था, दैट वाज मोर देन 7.5, इसलिए वो काफी डिजास्टिंग था। अच्छा, आगे इसमें देखो आप कि ऐसे कोई रीजन या ऐसे कोई जोन जहां पर अर्थक्वेक के आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, उनको अपन बोलते हैं सेस्मिक जोन्स। उनका नाम क्या होगा, सेस्मिक जोन, ऑलराइट। इसको आप नोट करें। तो ऐसे कोई भी जोन, ऐसा कोई भी रीजन या एरिया जहां पर अर्थक्वेक की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा होती है, उन जोन्स को अपन बोलते हैं सेस्मिक जोन्स, सेस्मिक जोन, ऑलराइट। इसमें लिखो आप सेस्मिक जोन। द रीजन which are highly prone to earthquake are known as seismic zone, all right। अच्छा, आगे और देखो इसमें आप, जैसे एग्जांपल बताऊं मैं आपको सेस्मिक जोन के, तो मेनली अपने राजस्थान में तो है गुजरात भी जो है सेस्मिक जोन के अंडर में आता है, गुजरात, इसके अलावा कश्मीर, ऑलराइट, आसाम। तो दीज आर सेस्मिक जोन जहां पर अर्थक्वेक के आने की जो पॉसिबिलिटीज है वो हाईली होती है, ऑलराइट, ओके। अब देखो इसमें अब आगे कि जब अर्थक्वेक आता है
तो वहां पर क्रस्ट के अंदर लेयर बनती है, क्रस्ट के अंदर लेयर बनती है, तो उन लेयर को अपन बोलते हैं सेस्मिक वेव्स, सेस्मिक वेव्स। तो ये भी आप पॉइंट ध्यान रखो आप, द वेव जनरेटेड, द वेव जनरेटेड inside a crust, inside crust during earthquake, during earthquake are called seismic waves, seismic wave. All right, तो these are some basic things, basic है ना things about earthquake, इनको आप नोट कर ले। आगे अपन बात करने वाले हैं कि जैसे सेस्मिक जोन में अपन यदि रहते हैं अपन, तो वहां पर अपन क्या प्रिकॉशंस अपन काम में ले जिससे कि अपन अर्थक्वेक से प्रिवेंट रहे, बच सके काफी हद तक। ऑलराइट, तो वो देखते हैं अपन। तो आगे इसमें लिखो आप, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक, कि अर्थक्वेक से बचने के लिए अपन क्या प्रोटेक्शन, क्या प्रिकॉशंस अपन काम में ले जिससे कि वो अपने को कम से कम अपने को हार्म करे। ऑलराइट, तो यहां पर देखेंगे सेफ्टी और प्रोटेक्शन, सेफ्टी फ्रॉम अर्थक्वेक, हाउ वी कैन बी सेफ फ्रॉम अर्थक्वेक। अब देखो इसमें आप देखो अर्थक्वेक के ड्यूरिंग, यदि देखो आप एक काम करो आप कि यदि आप अर्थक्वेक हो रहा है और यदि आप घर के अंदर हो तो ट्राई करो आप कि आप घर के बाहर ऐसा कोई एरिया हो जहां पर है ना काफी मतलब कि प्लेन एरिया हो, जहां पर ना पेड़ हो ना कोई बिल्डिंग हो, ऐसे एरिया पे आप जाओ आप, ठीक है ना। तो इसमें लिखो आप फर्स्ट पॉइंट तो इसमें कि ट्राई टू गो एम्प्टी स्पॉट, एम्प्टी और प्लेन स्पॉट मतलब कि वो ग्राउंड हो जिसके आसपास कोई जंगल ना हो, कोई पेड़ ना हो, कोई बड़ी बिल्डिंग ना हो, तो ऐसे जगह पे आप जाओ जिससे कि आप बच जाओगे। बिकॉज यदि आप घर के अंदर रहोगे ना तो बिल्डिंग गिरने से वो आपके ऊपर गिरेगी और आपको हार्म कर सकती है। तो उस चीज से बचने के लिए ट्राई करो हमेशा कि घर के बाहर निकलो आप। ऑलराइट, इसके अलावा देखो आप आजकल देखो जो बिल्डिंग अपनी बन रही है, दीज आर बेस्ड ऑन मॉडर्न टेक्निक, कि जब अपन बिल्डिंग बना रहे हैं, अपन घर बना रहे हैं अपन, तो वहां पर आप ट्राई किया करो कि जो रूफ का वेट हो वो जितना लाइट पॉसिबल हो उतना करो आप, ठीक है ना। तो इसमें लिखो आप ट्राई टू मेक रूफ एज लाइट एज पॉसिबल, क्योंकि जितना रूफ हल्का होगा, लाइट होगा, उसके गिरने के चांसेस उतने ही कम होंगे, और यदि रूफ गिरेगा नहीं तो वी विल बी सेफ। ऑलराइट, इसके अलावा और देखो आप कि यदि आप कार में हो, आप ड्राइव कर रहे हो, तो उस टाइम पर कार के ग्लास जो है, विंडो जो है वो आप ऑफ कर लो, है ना, और कार के अंदर आप बैठ जाओ आराम से, और कार को कहीं बिल्कुल प्लेन जगह पे आप ले जाने की कोशिश करो आप। ऑलराइट, ड्यूरिंग ड्राइविंग ट्राई टू पार्क कार इन ए प्लेन जोन से यह मतलब है कि ऐसा कोई जोन, ऐसा कोई एरिया जहां पर आसपास में कोई पेड़ ना हो बड़े बड़े, और ना ही कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो। ऑलराइट, तो दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट विच वी कैन डू। इसके अलावा और देखो आप कि इलेक्ट्रिकल आइटम को आप टच मत करो, ठीक है ना, और घर के बाहर रहो। और यदि आप घर के अंदर ही हो, मान लो कि आप इंडोर हो, आप घर के अंदर ही हो, और उस टाइम पे यदि अर्थक्वेक आ गया है तो उस टाइम पर अपने सर को पिलो से कवर करो आप। ऑलराइट, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो आप सेफ योर हेड बाई पिलो इन होम। यदि आप घर के अंदर हो तो उस टाइम पर ट्राई करो कि अपने सर को आप पिलो से कवर कर लो, जिससे कि आप अर्थक्वेक से बच जाओगे, कोई भारी सामान आप पे गिरेगा नहीं तो आप उससे बच जाओगे। तो दीज आर सम प्रिकॉशंस सेफ्टी विच वी कैन डू ड्यूरिंग दी अर्थक्वेक। ऑलराइट, तो ये जो अर्थक्वेक अपने पूरा पढ़ लिया यहाँ पर। तो अर्थक्वेक का जो रीजन है कि क्यों होता है, तो अर्थक्वेक का जो मेन रीजन होता है वो होता है शेकिंग और ट्रेम्बलिंग दी क्रस्ट, कि जब क्रस्ट ट्रेम्बलिंग करेगा, शेकिंग करेगा। अब शेकिंग करने का रीजन ये होता है कि जो अपना फ्रेगमेंट्स जो है, जो टेक्टोनिक जो प्लेट्स है, वो दीज ऑलवेज इन मोशन, वो हर बार मोशन में होती है, और जब ये जोर से टकराती है तो वहां पर एक शॉक बनता है, एंड दैट इज अर्थक्वेक, ठीक है। और अपन ने ये भी देखा इसमें कि अर्थक्वेक जो अर्थ जो होती है वो लेयर बाय लेयर बहुत पार्ट्स में टूटी हुई रहती है,
और जो क्रस्ट जो होता है वो भी बिल्कुल इवन नहीं होता है, वो भी बहुत सारे फ्रेगमेंट में टूटा हुआ रहेगा, और हर फ्रेगमेंट का नाम क्या होगा, टेक्टोनिक प्लेट्स। ऑलराइट, अब देखो इसमें यदि आपको कोई डाउट इसमें आ रहा है चैप्टर में कहीं पर भी, देन यू कैन मेंशन इन कमेंट सेक्शन, और अगला सेम चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो आप। ओके ऑलराइट।